आज के शो में। भावलपुर ज्यादती का शिकार लड़की ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। वाकये का नोटिस, मुत्तालका एसएचओ और दीगर पुलिस एहलकार मुअत्तल। आटे की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा, सार्फिन का शदीद एहतजाज। जिला इंतजामिया गंदम और आटे के निर्खों को रोकने में नाकाम। कराची गैस सप्लाई में कमी के बाइस सनतों का पहिया जाम। सनती सरगर्मियां रुकने से लाखों अफराद का रोजगार मुतासिर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज आपके सामने एक और अंधोनाक वाक़या, एक और अंधोनाक दास्तान बेनकाब करेंगे। एक लड़की जिसके साथ ज्यादती हुई, ज्यादती होने के बाद चक्कर काटती रही थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उस लड़की ने करी खुदकुशी, उसको इंसाफ ना मिल सका। इस लड़की की दास्तान जो एक और बासर शख्स का निशाना बनी, दरिंदगी का निशाना बनी, ज्यादती का निशाना बनाया गया। आज आपको बताएं, क्योंकि वो एसएचओ, वो तमाम अफसरान मुअत्तल हो चुके हैं। ये टेस्ट केस इसलिए बनाना है कि इसमें सिर्फ मुल्जिम नहीं, बल्कि इसके अंदर इस केस में तमाम पुलिस एहलकारों को भी इबरत का निशान बनना जरूरी है। इस वक्त हम जब ये आपके सामने स्टोरी रख रहे हैं तो उसके सामने कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ये लड़की है भावलपुर में 20 साल लड़की, जिसके साथ ये मुबैना ज़्यादती हुई। लड़की थाने के चक्कर लगाती रही, पुलिस ने एक ना सुनी, जिसकी वजह से लड़की ने दिल बर्दाश्ता होकर जहर पीकर खुदकुशी कर ली। लड़की के वालिद के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसकी बेटी को मुल्जिम ने खेतों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। ये लड़की वहाँ चारा काटने जाती थी, गरीब थी। लड़का जो वहाँ जो आदमी है जमींदार था। लड़की मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना खैरपुर गई, खैरपुर टामे वाली के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने इस लड़की का मुकदमा दर्ज नहीं किया। लड़की के वालिद का कहना है कि पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर बेटी ने खुदकुशी करी। उस लड़की ने एक मैसेज भी छोड़ा अपने बाप के लिए कि आप सुबह उठेंगे तो आपका सर जो है वो शर्म से नहीं झुका होगा। अब इस मामले के ऊपर फयाज चौहान साहब से कल ही हमने बात की, यानी हम जब प्रोग्राम ये कर रहे थे और हमारे सामने ये भावलपुर का वाकया आया। फयाज चौहान साहब से कल लाहौर में गिरफ्तार हुए एक और दरिंदे पे बात हो रही थी। उसी दौरान चौहान साहब से बात हुई और चौहान साहब ने कहा था कि इसके ऊपर डीपीओ को, मुताल्लिका लोगों को और सीएम पंजाब की तरफ से एक्शन का हुक्म का फौरी हुक्म हो चुका है, डायरेक्शंस आ चुके हैं। चौहान साहब ने क्या कहा था आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी को लेकर। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। आपकी इस गुफ्तगू से आधा घंटा पहले टीवी चैनल्स पे बहावलपुर का एक केस, ज्यादती केस की चली। मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इस पे नोटिस लेते हुए मुझे मैसेज भिजवाया कि इसको देखो। मैंने डीपीओ बहावलपुर से बात की, उसने बड़ी जबरदस्त बात की और परफॉर्मेंस दी। उसने कहा एसएचओ को भी 322 के हमने केस के अंदर नॉमिनेट कर दिया, उस चौकी इंचार्ज को भी कर दिया है और उस मुजरिम को भी कर दिया और तीनों को गिरफ्तार करके एक ही हवालात में बंद कर दिया है। तो ये तरीकेकार जब तक नहीं करेंगे पुलिस के जो एसएचओ और एहलकार, ये लोग जब तक मैं समझता हूं कि आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी नहीं बनाएंगे, हम सोसाइटी के अंदर बेहतरी नहीं ला सकते। अब सवाल ये कि जो एसएचओ है, जो मुताल्लिका एएसआई है, मुताल्लिका इंस्पेक्टर्स हैं जो गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, थानों में मौजूद तो हैं, लेकिन आप ये जहन में रखें कि जो इस पर खानदान है वो गरीब है और जो मुल्जिम है वो बाअसर है। जो गिरफ्तार हुए एसएचओ वो भी इन्फ्लुएंशियल हैं, पुलिस वाले हैं। तो क्या इस केस में, और बिलखुसूस जो मदई है इस केस में, एफआईआर में जो वालिद है, क्या वो डट कर खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा? ये बड़ा सवाल है इंपॉर्टेंट। मेरी अभी इस लड़की के भाई से बात हुई जो इंतहाई गम में था, यानी अभी जब हम उसको फोन कर रहे थे टीवी पे आने को तैयार नहीं था, गम में था, जिससे लग रहा था और मुझे जो महसूस हो रहा था कि शायद ये केस में इसको स्टैंड ना ले सके और ये इस वक्त खड़े ना हो सके, ये फैमिली ना खड़ा हो सके। लेकिन इस वक्त हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। ये एक केस आपके सामने रख रहे हैं। अमजद सईद साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे रिपोर्टर हैं, भावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद सईद साहब, मुझे बताएं खानदान का हाल किस वक्त, ये एफआईआर दर्ज होने के बाद, मुकदमात पुलिस एहलकारों पे दर्ज होने के बाद उनको उम्मीद है इंसाफ की, वो खड़े रहेंगे डटकर? अमजद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बात यह है कि खानदान इंतहाई गरीब है। बाप जो लड़की का है वो दरखान का काम करता है, लकड़ी का फर्नीचर का काम करता है, ठीक है। भाई भी उसका कोई खास काम नहीं करता, बहुत कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है।
और ये जो वाकया हुआ उसके बाद पुलिस ने इनके इतने चक्कर लगवाए हैं कि वो बेचारे थक हार के जो है ना घर बैठ गए, और लड़की ने दिल बर्दाश्ता होके स्प्रे पी लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया होगी BVH हॉस्पिटल में। तो उसके बाद फिर DPO साहब ने भी नोटिस ले लिया, सारा कुछ हो गया। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ बाद में ही हुआ। सबसे पहले उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं की? FIR दर्ज कर लेते तो ये इतना बड़ा मसला ना बनता। उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद इन्होंने SHO मुहर्रर और तफ्तीशी उसको मुअत्तल कर दिया, उसको थाना हवालात में बंद कर दिया। अब आगे की स्टोरी जो है वो अब सबको पता है कि वो जो बाअसर लोग हैं उनकी वजह से कोई बंदा भी खुल के बात नहीं करता। अब बाकी सब आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है कि ये जो आप कह रहे हैं पुलिस बाअसर है, जो काम कर ये जो शख्स है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लुकमान, जो मुल्जिम है बाअसर, जी मैंने सुना है इसका ताल्लुकात है MPA, मैंने ये जमींदार है, इसलिए इस वक्त आप कह रहे हैं कि बाअसर है, या इसके पीछे कोई सियासी पुष्पनाई हासिल है? इसे क्या है इस वक्त मामला? सर, सियासी पुष्तपनाही भी मुबैना तौर पर बताई जा रही है, लेकिन ये बाअसर हैं, अमीर लोग हैं और इनकी थाने में चलती भी है, ये लोग पैसे से काम भी करवाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये एक जगह पे ही नहीं इस बंदे का मसला था, मुबैना तौर पर जो हमें पता चला है, जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है कि ये मल्टीपल और मुख्तलिफ लड़कियों के साथ ये इसी तरह जो है ना कोशिश करने की कोशिश करता। कुछ लोग चुप कर जाते थे, अब कुछ लोग जो है इनकी बातों में जो ना आकर वो जो ना कोई FIR के लिए जाता था तो थाने से उनको भगा दिया जाता था, क्योंकि SHO और जो इनका अमला होता था वो सारे इन लोगों के अपने होते थे। अच्छा, अब आप ये मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अमजद साहब आपने कहा कि खानदान गरीब है, मेरी बात भी भाई से हाशिम से, अभी फिर मुझे भी खदशा यही है, आपको भी डर ये कि ये इस वक्त मुकदमे में खड़े रहेंगे, मुद्दई हैं इसके वालिद। अब जब ये प्रेशर बढ़ेगा, ये पॉलिटिकल पैसा ये सब कुछ चलेगा, अभी तो नोटिस वगैरह हुए हैं, क्या ये स्टैंड लेंगे? क्या आपको लगता है? सर, मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टैंड लेंगे। उसकी वजह ये कि एक तो वहाँ बरादरीज़म बहुत ज्यादा है, ठीक है। बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता है जी कि उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो सिस्टम अभी जो तरीकाकार चल रहा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनको इंसाफ ही मिलेगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि क्योंकि अभी तो हमने देखा कि गिरफ्तार वगैरह हुए हैं SHO, ये आपको लगता है कि आर्जी है सब कुछ? अच्छा, अमजद साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन आप ये स्टोरी देख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, आपके सामने रखा। और मैं जाते जाते ब्रेक से पहले मैं चाहता हूं कि CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जिन्होंने नोटिस लिया इस मामले का, फयाज चौहान साहब जो आगे आए, उन्होंने आके DPO से बात की, वो ये सुनते ये ज़रूर देख लें, क्योंकि जो हमें बात हुई है फैमिली से, मेरी खुद भी बात हुई है, अभी हमारे जो रिपोर्टर है वो भी बता रहे भालपुर से कि वो लोग इंतहाई गरीब हैं और दूसरी पार्टी जो मुल्जिम है वो बाअसर है, उसके पास पैसा है, उसके पास सियासी असर रसूख है। तो यकीनी तौर पर खदशा ये है कि मुद्दई इस केस पर खड़ा नहीं रहेगा, तो इंसाफ जिसकी वजह से उस लड़की ने अपनी जान ली, वो उसकी जान जाने के बाद भी इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये अभी भी एक सवाल है। सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है, इस केस को पूरा फॉलोअप में रखना होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि इसको फॉलोअप में रखें। एक छोटा सा ब्रेक, जिस ब्रेक के बाद एक और अहम तरीन मामला जिसका ताल्लुक मेरे और आपके घर से है, वो किस तरह से कि इस वक्त महंगाई में इजाफा हुआ है, वो किस तरह हुआ है और क्यों हो रहा है, उन पसे पर्दा हकायक को करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने एक और हकीकत आपके सामने रखते हैं कि मुसलसल आटो कीमतों में इजाफा हो रहा है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि ना ज़िला इंतज़ामिया कुछ कर पा रही है, बल्कि हमारी आज लाहौर में जो बात हुई कुछ लोगों से, नुमाइंदों से, वो कहते हैं कि जो प्राइस लिस्ट है उसके अंदर आटे की कीमत मौजूद ही नहीं है जो ज़िला इंतज़ामिया दे रही है, यानी जो प्राइस कंट्रोल जिनका काम है वो नहीं, वो उस लिस्ट के अंदर ही मौजूद नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि मुसलसल आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि इजाफा में ही और जो प्राइस ट्रेंड रहा है वो आपके सामने रख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये हो क्या रहा है। चक्की के आटे की कीमत हफ्ते में दूसरी बार इसमें इजाफा हुआ है। 2 रुपए फी किलो इजाफे से आटे की जो नई कीमत है वो 76 रुपए फी किलो हो गई है। इस पर मुख्तलिफ लोगों की राय भी आ रही है। स्पीकर असेंबली ने कहा है कि गंदम दरामद कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, 10 से 15 दिनों में आटे की कीमत कम हो जाएगी। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया गंदम और आटे के नरखों को रोकने में बिल्कुल फेल है। अगर आप कहा जाए तो इस वक्त उनके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना कोई कैपेसिटी नजर आ रही है कि वो इसको रोक सकें। उनके पास लिस्ट ही नहीं है जिसमें प्राइस मेंशन है।
सार्फिन का कहना है कि हुकूमत ने 20 किलो आटे की थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की थी, लेकिन वो नहीं मिल रहा। सार्फिन ने शदीद एहतजाज करते हुए इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया। पहले चक्के की आटे की कीमत 72 रुपए से 74 रुपए हुई, 74 रुपए से आज कीमत 76 रुपए फी किलो हो गई। और इस पर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन का यही मौक़िफ़ आया कि यह कीमत 2-2 रुपए बढ़ती जा रही है। अब यहाँ सवाल क्या है? यहाँ सवाल ये है कि जो 50 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस होता है, वो रिलीफ पैकेज आखिर यूटिलिटी स्टोर्स में आटा मिलेगा, वो किधर है रिलीफ पैकेज? सवाल ये है कि 25 लाख टन यूक्रेन से जो आटा आया है, गंदम आई है, इंपोर्ट हुई है, वो इस वक्त लाहौर में जो पंजाब में क्राइसिस आया है, वो वहाँ क्यों नहीं इस वक्त अवेलेबल है? क्या वो जो गंदम आई है वो सूटेबल है भी यूज़ के लिए नहीं है? बड़े अहम सवालात हैं। और आखिरकार ये प्राइस रुकेगी कहाँ जाकर? कोई इसकी रोकथाम है, कोई करने वाला है या नहीं है? ये सवालात सारे बड़े अहम हैं। शमसुल इस्लाम साहब भी साथ मौजूद हैं, माहिर अजनास हैं। शमसुल इस्लाम साहब, सब्सिडी रिलीफ पैकेज, क्या फायदा क्या है रिलीफ पैकेजेस का? शमसुल इस्लाम साहब, ये कहाँ जाता है 50 अरब रुपए और बढ़े जा रही हैं? देखिए जी, वीट का अगर आप गवर्नमेंट की जो मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारा सिचुएशन हो रही है, तो जो पॉलिसी दी वो उसमें थोड़ा सा फ्लॉ था जी, और उसको मिसयूज कर रहे हैं इस वक्त जो इंपोर्टर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें कि गवर्नमेंट ने कोई तकरीबन 8 से 10% टैक्सेस का रिलीफ दिया, ख़त्म कर दिया उसके ऊपर टैक्स, और कहा कि ड्यूटी फ्री आप वीट इंपोर्ट करो, क्योंकि मुल्क में जो है तकरीबन कोई 2.5 मिलियन टन 2 मिलियन टन के करीब शॉर्टेज थी। उसकी बिना पे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के लिए किया, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट जो इंपोर्टर्स ने बुक किया है वो तकरीबन $219.50 से लेकर $239 पर टन जो है उन्होंने बुकिंग की है, जिसका मतलब है कि गंदम की जो लैंडेड कॉस्ट है कराची में पोर्ट पे पहुंचकर खर्चे निकाल कर कोई 40 रुपए से लेकर 44 रुपए बनती है। आपको याद होगा जब पहली वेसल आई तो इंपोर्टर्स ने इंपोर्टेड गंदम की प्राइस जो है वो 46 रुपए रखी, और उस वेसल आने के पहले जो है लोकल जो गंदम थी उसकी कीमतें बहुत नीचे आ गई थी, 51-52 रुपए किलो से कम होकर कोई 48 रुपीज़ पे पहुंच चुकी थी। जब आपने पहला कंटेनर जहाज मंगाया और उसमें आपका जो है 46 का रेट शुरू हुआ, और अभी डिस्चार्जिंग प्रोसेस में ही थी कि फिर इन्होंने 47 का रेट कर दिया, और 47 के बाद फिर 47.50, और आज तकरीबन कोई 49 के करीब मार्केट पहुंचा चुके हैं। तो जब आप जिस इंपोर्टेड गंदम के साथ मार्केट में इंटरवेंशन करना चाह रहे थे और उन होल्डर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करना चाह रहे थे जो मुल्क में जो है लोकल प्रोड्यूस गंदम को ज़ख़ीरा करके बैठे हुए थे और कीमतें जो है वो 50, 52, 55 रुपए तक पहुंचा दी थी, तो वो तो आपका बिल्कुल ही फेल हो गया। बल्कि इंपोर्टर्स ने अपना कार्टेल बनाया। अब आप देखें कि एक जहाज़ के ऊपर 6 से 7 कंपनियां या 8 कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं, उनकी एक ही प्राइस निकल रही है, और जहाज़ आते जा रहे हैं, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा पहुंच चुका है, और उसके साथ ही इंपोर्टेड गंदम की प्राइस बढ़ाई जा रही है। अब वो भी प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको इस वक्त देखा कि जी आटे के चक्कियों में जो है आटा उसका फ्लावर मिल्स का महंगा हो गया, और छोटी चक्कियां। शमसुल इस्लाम साहब, मैं अगर शमसुल इस्लाम साहब, मुझे एक बात आसान अल्फाज में, जब इंपोर्ट का डिसीजन लिया गया और कहा गया कि इंपोर्ट के बाद कार्टेल को तोड़ेंगे, और इंपोर्ट का डिसीजन इतने फ्लॉस उसमें शामिल थे कि आज वो जो उसकी जो लैंडिंग प्राइस है वो ज्यादा है और वो नहीं बेच सकता, तो ये क्या कहेंगे आप इसे? इज इट करप्शन, इज इट मेलाफाइड, या ये गवर्नमेंट जो है इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये ना है, क्या कहेंगे आप इसको कि ये बार बार एक चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो, इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो गलत प्राइस के ऊपर कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सिफान, देखिए आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब आटे का बुरहान आया था उसके ऊपर एक बाकायदा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी सामने, और आपने देखा कि चीनी के ऊपर तो फॉलो अप हुआ, लेकिन आटे की जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कोई वो नहीं हुआ। उसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने गंदम लोकल खरीद के और एक्सपोर्ट नहीं की बल्कि लोकल मार्केट में बेच दी और सब्सिडी ली, तो वहाँ क्रैक डाउन नहीं हुआ। और फिर जब इंपोर्ट शुरू हुई तो बहुत सारे लोग वही लोग आ गए जिन्होंने गंदम जो है पहले एक्सपोर्ट की थी और अब वापस इंपोर्ट करके कमा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का जब तक पॉलिसी में जो झोल होता है उससे कारोबारी लोग फ़ायदा उठाते हैं, और वो इंटरवेंशन होने की बजाय जो है आज आप देखें कि इतनी बड़ी क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही है लेकिन आटा महंगा होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो चक्की आटा, जो छोटी चक्कियाँ हैं, उनको जो है गंदम जो है वो इम्पोर्टेड गंदम मार्केट में उनको सूट नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ जो देसी गंदम है उसकी क्वालिटी बेहतर है
वो ओपन मार्केट से गंदम खरीदते हैं। वो गंदम जैसी जो 48 रुपए की मिल रही थी, आज उनको 58 रुपए की मिल रही है। तो ये एक आपका पॉलिसी के अंदर एक फॉल्ट था, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो है नेक्सस बन गया, कार्टेल बन गया, और वो अब इस वक्त कमा रहे हैं। और शमशेर साहब अब होगा क्या? यानी ये कीमतें क्या 100 रुपए तक चली जाएंगी? क्या होगा? इसको ना ये रोक पा रहे हैं। और फिर मुझे दूसरी बात बताएं, ये जिला इंतजामिया जो प्राइस लिस्ट बनाती है, इसका फायदा क्या है? और अब तो लाहौर में आज मैंने नुमाइंदों से बात की, वो कहते हैं कि प्राइस लिस्ट ही मेंशन नहीं है, आटा मेंशन ही नहीं प्राइस लिस्ट में जो जिला इंतजामिया इशू कर रही है। यानी उन्होंने एक तरह से इस मामले को इग्नोर ही कर दिया बिल्कुल, कि वो ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना उनकी नीयत है, ना उनकी कैपेसिटी है, हथियार डाल दिए जिला इंतजामिया ने। तो अब जिसका जो दिला है वो करेगा। सैफान देखें, जिला इंतजामिया की जो प्राइस लिस्ट थी उसकी तो आप बात ही ना करें। आप और मैं साल प्रोग्राम करते रहे, वो एक आई वॉच होता है, उसके अंदर जो प्राइस मेंशन करती है उसके ऊपर सार्फिन को प्रोडक्ट नहीं मिलती, ना दाल मिलती है ना आटा मिलता है। तो हुकूमत जो है बेबस नहीं है, कैपेसिटी है, लेकिन कुछ इस पॉलिसी के अंदर झोलता। देखें, सबसे पहले कि हमारा आटा महंगा, ये गंदम महंगी क्यों हो रही है, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के जो अपने बफर स्टॉक होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक थे, वो कम है। लास्ट ईयर भी कम थे और इस दफा उन्होंने कुछ परचेज बढ़ाई, लेकिन फिर भी जो है अर्ली रिलीज करने से मार्केट में अब उनके स्टॉक और कम हो गए हैं। सिंध में जो है गंदम अभी तक रिलीज नहीं हुई, सरकारी जो गंदम है। तो ये इंटरवेंशन तो हो ही नहीं रही। बल्कि आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त जो है आटा जो है आपका बन के पंजाब की मिलें भी KPK में भेज रही हैं, क्योंकि वहाँ आटे की कीमत ज्यादा है। और फिर KPK से आटा स्मगल होकर अफगानिस्तान भी जा रहा है, क्योंकि जो मेन चीज है कि अफगानिस्तान में आटे की कीमत 40 से 45% ज्यादा है, और वहाँ पर इतनी अच्छी फ्लावर मिल्स नहीं है। वो गंदम इंपोर्ट करके आटा नहीं बनाते, बल्कि वो पाकिस्तान से ही अपनी जो है जरूरत के मुताबिक जो है आटा लेते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बॉर्डर को टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा स्टेपल फूड है, गंदम और आटा। ये एवरीबडी इसको चाहिए, रोजाना चाहिए, आपको मुझे चाहिए। अगर इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी तो फिर सवालात उठने लगते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। फौरी तौर पर शमशेर सद्दाम साहब, फौरी तौर पर क्या आप समझते हैं इसी कीमत को कम लाने के लिए कौन सा डिसीजन है हुकूमत को लेना पड़ेगा एट द लेवल ऑफ ECC या फिर इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स? फौरी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना है, अगर क्योंकि 76 हो गया है, आपका जो आम आदमी है उस महंगाई से मुतासर होगा, आपका पॉलिटिकल कैपिटल, आपकी गवर्नेंस, हर चीज पे फर्क पड़ने लगा है। ये बेसिक नेसेसिटी है। रोटी महंगी हो जाएगी तो फिर लोग खाएंगे क्या? तो शमशेर साहब, फौरी एक्शन क्या होना चाहिए इस पे? फौरी एक्शन ये हो, पहले कि आपने उन लोगों को, इंपोर्टर्स को, जो तकरीबन 380 के करीब आपने परमिट दिए हैं और उनको गवर्नमेंट के टैक्सेस से छूट दी है, उनको कहें कि वो अपनी गंदम जो मार्केट में बेचें, वो वेयर हाउसेज में स्टॉक ना करें। और फिर जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भी 15 सितंबर के बाद रिलीज करनी थी, वो भी रिलीज करें, पंजाब गवर्नमेंट भी रिलीज करे। ये 2 बड़े सूबे हैं। सिंध में तो बहुत अच्छी क्रॉप हुई थी लास्ट ईयर, तो वो स्टॉक जब मार्केट में आएंगे, और जो आपने एक ऑर्डिनेंस पे एक शिक रखी हुई है कि इंपोर्टेड गंदम पे होल्डिंग आपका जो है ऑर्डिनेंस वो अप्लाई नहीं हो रहा, उसकी वजह से जो इंपोर्टर्स हैं वो अपनी मार्केट में गंदम शॉर्ट करके बेच रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं वो कोई $8 पर टन का इजाफा हुआ, लेकिन उसका जवाब बना के और हुकूमत की जो डेस्परेट बाइंग के जो TCP के टेंडर आए हैं उसमें हाई रेट आए, 274 तक रेट कोट कर दिया। तो दुनिया में ऐसी जगह हुआ नहीं है। लेकिन आप जब एक डेस्परेट बाइंग के लिए 1.5 मिलियन टन के टेंडर दोगे तो फिर जो इंटरनेशनल मार्केट है वो तो ऑटोमेटिक बढ़ती है। आपको करेक्शन करनी है, आपने जो इंपोर्टर्स को सहूलत दी है उनसे उनका स्टॉक मार्केट में लाएं सारा, और साथ में उनको जो आप एक मुनाफिस नफा जो होता है, जो 40 से 44 की गंदम अगर पड़ रही है तो वो कहाँ का इंसाफ है कि वो 40-44 की गंदम जो है 48 की मार्केट में बेचें। ये प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, इसको भी रोकना पड़ेगा। और जो हुकूमत के पास स्टॉक रखें उसको लाके 1475 में बेचें, क्योंकि अभी ये बात भी सामने आ रही है कि गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स को महंगा करना चाह रही है, जिसका फायदा आपके इंपोर्टर्स को होगा। शमशेर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। शमशेर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम हैं कि हुकूमत की आप इसे नाअहली कहें या इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कहें, इसको कोई भी लफ्ज़ दें, इनएक्सपीरियंस कहें, नतीजा सामने आ रहा है। आवाम डायरेक्टली मुतासर हो रही है, कीमतों में इजाफा हो रहा है। हफ्ते में 2-2 बार आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। ओपन मार्केट में 2500 रुपये फी मन तक पहुंच चुका है इस वक्त आटा। फिर आपके चक्की वाले उन्होंने 76 रुपये तक इसका फी किलो रेट कर दिया है। पंजाब में बुहरान की कैफियत आटे की कीमतों में इस हवाले से आ चुकी है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंतजामिया जिलाई और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर फौरी एक्शन लेगी। आफ्टर दिस ब्रेक एक और अहम मामला जिसकी वजह से शहर कराची की सनतें बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, रोजगार लाखों अफराद के मुतासिर होने का खदशा है, वो क्या है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आपके सामने अहम तरीन हक़ाइक़ बेनकाब हो रहे हैं। अब ये शहर कराची है जिसका टैक्स रेवेन्यूज़ में जो कंट्रीब्यूशन है 2600 अरब बताया जाता है। इससे भी ज़्यादा बाज़ लोग दावे करते हैं, 3000 अब तक बताया जाता है। इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन इस शहर को बदतरीन गैस लोड शेडिंग का सामना है। अब इस गैस लोड शेडिंग से लाखों अफराद का रोजगार मुतासर होता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट इस वक्त मुतासर होता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, लोकल मार्केट को जो ऑर्डर्स हैं, सब कुछ मुतासर होता है। आखिर क्यों इस शहर को इस वक्त इस बदतरीन गैस लोड शेडिंग का निशाना बनाया जा रहा है और इसका हल क्या है, ये भी जानेंगे। आज भी गैस प्रेशर काफ़ी इंडस्ट्रियल जोन्स में नहीं आया। डोमेस्टिक यूजर्स की बात करें तो 1 से 2 दिन कबल मेरे अपने घर बहुत से घरों में नहीं आया गैस। जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं। जुबैर मोतीवाला साहब मारूफ सनतकार, मारूफ ताजिर इस वक्त हैं, टेक्सटाइल के शोबे से आपका ताल्लुक टेक्सटाइल में है, इस वक्त आप एसोसिएशन को हेड भी करते हैं। जुबैर साहब मुझे बताएं, क्योंकि आज सूरत हाल क्या रही और आपकी कोई मीटिंग्स वगैरह हुई एसएससी या गैस के हवाले से, जो हुक्काम हैं वो इंडस्ट्रीज को क्या बोल रहे हैं, कितना नुकसान आपका हो रहा है? देखिए, अनप्रेसिडेंटेड ये जो है ना गैस की शॉर्टेज है। यानी इतने दिन कंटिन्यूस गैस की शॉर्टेज कभी हमने नहीं देखी अपनी लाइफ में जब से हम बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, होती थी पिछले सालों के अंदर, 2 साल पहले, 3 साल पहले, कभी एटीआर पे कोई फील्ड चली गई, यानी एनुअल टर्न अराउंड पे वो चली गई, कभी कोई और मामला हो गया, कभी कंप्रेसर बैठ गया तो आधा दिन, 1 दिन, कभी कभार 1.5 दिन हो गया। ये हमने कभी नहीं देखा कि आज ये मेरे ख्याल है 9वां या 10वां दिन है कि कंटिन्यूस गैस सप्लाई जो है ना वो तकरीबन 0 हो जाती है सुबह के वक्त, और ये दोपहर के बाद बतदरीज शुरू होती है, फिर रात को, फिर सुबह आने से पहले फिर बंद हो जाती है। तो इंतहाई खराब हालात हैं, प्रोडक्शन नहीं है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो भी डैमेज हो रहा है, क्योंकि जब आपकी फ्लक्चुएशंस होती हैं गैस में तो आपकी स्टीम भी कम ज्यादा बनती है, और इसकी वजह से जनरेटर्स के ऊपर जो बिजली बन रही होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारा 1 मेगावाट का जनरेटर है वो 400 किलोवाट नहीं बना सकता, इसलिए कि उसके अंदर प्रेशर ही, लो प्रेशर के ऊपर इतनी बिजली नहीं बन सकती, तो प्लांट पूरा नहीं चल सकता। यानी इसके इतने सारे नुकसान हैं। अगर मॉनेटरी टर्म्स गिने तो बहुत बड़े नुकसान हैं, और जो रेपुटेशन की टर्म्स पे गिने तो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की रेपुटेशन का है। वो ये है कि हम एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर जो है वो टाइम पे मीट नहीं कर सकते। अगर वो नहीं देते हैं तो वो पाकिस्तान को ये समझते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं जो ये बात करते हैं, इसके ऊपर तो कभी खड़े नहीं रहते, और एलसी की खाली एक्सटेंशन ही मांगते हैं, और इनके पास एक्सक्यूज एक ही होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं थी, गैस नहीं था, तो वो हमको ऑर्डर क्यों दें। एक जो बड़ी वजह जो हमारे एक्सपोर्ट के इजाफा जो पाकिस्तान को कहते हैं ना कि 11-12 बिलियन पे खड़ा हुआ है, क्यों आगे नहीं जाते टेक्सटाइल वाले, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और उसमें जो है ना अवेलेबिलिटी टॉप के ऊपर है। हमने परसों एसएसजीसी के अंदर उनके काम में बाला एमडी से और तमाम टेक्निकल लोगों से मीटिंग की थी, और हमने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की कि बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, हम सारे यहाँ के बैठे हैं, काफी बड़ा डेलीगेशन में लेके गया था, और उसके अंदर जो है ना वो हमने उनसे इतना, तो उन्होंने 100 MMCF कहा कि हम ले लेते हैं। फिर दोपहर के बाद उनसे कहा था कि हमने 100 MMCF RLNG हम इंडक्ट कर रहे हैं आपकी सिस्टम में, यानी SSGC के सिस्टम में, उससे थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, लेकिन आज सुबह फिर बंद है। आज इस वक्त जब मैं अभी आज शाम को हमने रज़ाक दाऊद साहब से भी मीटिंग की, और उनसे भी इन सारे मामलात पर बड़ी लंबी बहस हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे भी फिक्र है कि एक्सपोर्ट को मैं देखता हूँ और एक्सपोर्ट्स नीचे जाएंगी इस वजह से, और मैं आपको मंडे को इसके सारे जवाब दूंगा। हमने कुछ प्रपोजल उनके भी सुने, कुछ उनकी जो है ना वो दाम बढ़ाने की जो तजवीज़ थी जिसमें RLNG को मिक्स करने की बात थी, वो भी हमने उनकी बातों को सारों को जो है ना हमने अपने गुफ्तगू में भी शामिल किया, और हमने कोई एक्सेप्टेबिलिटी भी दिखाई। सब्जेक्ट टू, हमने जो कहा है कि सब्जेक्ट टू कि अगर प्रेशर्स पूरा हो और राउंड द क्लॉक हमको, यानी 365 डेज विथ नो संडे हॉलिडे अगर हमको गैस मिलती है, तो हम आपकी इन बातों को भी हम कंसिडर करने को तैयार हैं। लेकिन अब हम थक गए हैं, हम बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये सारी बातें हमने उनको ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, आपने ऐसी लोड शेडिंग गैस की नहीं देखी है, तो ऐसी 8-9 दिन तक बंद हो जाना, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये तो चले ठीक है कि ये हो रहा है, वजह क्या है कि एक्सप्लोरेशन बंद हो गई है, फील्ड्स नहीं मिल रही, नई एकदम से इतना सडन बुरान, और इस वक्त तो सर्दियां आनी है, अभी से ये हाल हो गया, तो क्या होगा आगे? जो वजह ये बताते हैं उसको मैं टेक्निकली जब देखता हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ गैस को, इनके जो चार्ट होते हैं, जो 41 फील्ड्स हैं गालिबन जिससे ये सारी गैस हम तक पहुंचती है, उसके अंदर से जो नंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि 130 MMCF गैस पिछले साल के मुकाबले में कम हो गई है।
तो अगर ये 130 MMCF कम हो जाएगी तो ये बहरान तो आएगा। उनका कहना ये है कि नई फील्ड जो है ना वो आई नहीं है और पुरानी डिप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये तो परमानेंट लॉस है, इसका कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने अब उसके लिए बहुत सारे इल्जामात की बात कर सकते हैं, बहुत सारी हमने बातें की हैं, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि आप ये पिछले 5 साल में एक्सप्लोरेशन के लाइसेंसेस क्यों नहीं दिए। सिंध के अंदर तो बहुत ज्यादा गैस मौजूद है और ये डिप्लीशन गैस की फील्ड का खत्म होना, नई फील्ड का आना, ये पिछले 50 साल की नॉर्मल प्रैक्टिस है कि भाई वो फील्ड जाती थी फिर नई फील्डें आ जाती थी। अब कादरपुर हमने ऐड की, बड़ी बहुत सारी फील्डें, कंडनवारी आई, बहुत सारी फील्डें जो है ना हमारे पास आई हैं। फेज 2 कादरपुर 2 आई जो बहुत बड़ी फील्ड है, 300 पाकिस्तान की बड़ी फील्डों में से, वो अभी सारी जो है ना शामिल हुई हैं पिछले 5-7 साल में। अब क्या हो गया कि एक भी फील्ड नई नहीं आ रही। अगर इस तरह का मामला है तो फिर हमको इम्पोर्टेड गैस के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर इम्पोर्टेड गैस के ऊपर जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि अंडर आर्टिकल 158 सिंध को जो इसकी अपनी गैस है उसको इस्तेमाल का पहले मौका दिया जाए, जो कि 2600 MMCF है और हमारा टोटल गैस प्रोडक्शन 3800 है, यानी 73% पूरे पाकिस्तान की गैस जो सिंध से निकलती है। और सिंध को जो आप दे रहे हैं वो 1000 दे रहे हैं, 2600 में से 1600 आप कंट्री में लेके जा रहे हैं। हमने उनसे कहा उनमें से आप उसमें से आप गैस दे दें, लेकिन अभी हम उस सारी बातों को बालाए ताक रख के हम तो इस वक्त ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, जिस शक्ल से आप चलाना चाहें, अरबाब इख्तियार जो समझना चाहें, जिस तरह करना चाहें, हमारी इंडस्ट्री अल्लाह के वास्ते चला दें। हम तो ये अपील करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्योंकि साइट एसोसिएशन से आप वहां पर है, आपकी जो इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं इस पूरे आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि आपका राब्ता है तमाम जो ट्रेड डेलीगेशन और ट्रेड जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, क्या पूरा मुल्क इस पर जो देख रहा है वज़ीर आज़म तक ये बात पहुंचे, क्या शहर कराची की मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स, मेजर इलाके आप बता सकते हैं कौन कौन से इलाके 8-9 दिन से जिनकी गैस बंद है मुस्तकिल और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कौन कौन से जोन्स हैं इस पर जो मुतासिर हुए हैं? तो वैसा मैं आपको बताऊं कि जो अगर आप इलाकों की बात करते हैं तो उन इलाकों के अंदर सबसे जो इलाके इस वक्त हैं, लांडी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, फिर आपका फेडरल बी एरिया एंड देन साइट, ये 5 इलाके बुरी तरह से मुतासर हैं। ये 5 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां से मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट का काम करती है, जो गैस इस्तेमाल करती है। तो इसके अंदर मतलब सीधा सा जो वो तरीकाकार है कि आप अपने एक्सपोर्ट को खत्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट को भी खत्म कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को भी खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताऊं कि वो हो जाता है कि जब आप टाइम पे शिपमेंट नहीं देते तो ये यूरोपियन यूनियन यूएस को और बात नहीं करते, वो कहते हैं बाय एयर भेज दें। अब बाय एयर भेजने ये 2-3 वर्ड ही हैं, लेकिन ये वर्ड जो है वो मेरे जो फ्रेट का खर्च होता है ना नॉर्मली जो बाई सी जाता है उससे ये 10 गुना होता है। तो आप समझ लें नफा नहीं गया बल्कि अगले 5 कंटेनर का नफा भी वो ये जो है शिपमेंट जब मैं बायर करूंगा तो वो लेके चला जाता है। इंतहाई मतलब हम तो बहुत परेशान हैं इस वक्त, जो हाल हमारा है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब मैंने रज़ाक दाऊद साहब का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने वो मीटिंग करके ये रियलाइज कि सारी इंडस्ट्री जो है ना वो बंद हो रही है, और उन्होंने कहा कि मैं इसको वज़ीर आज़म के पास भी ले जाता हूँ और हफीज शेख और जो है ना उमर अयूब साहब के साथ ये समरी इसको शेयर हम करेंगे और किसी तरह से भी इसको हमने उनसे कहा है कि 100 MMCF से हमारा काम नहीं चला है, ऐसा लगता है इसको आप 200 MMCF फिल फॉर करवा दें। तो अभी जो है ना जुबैर साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है, जुबैर मोतीवाला साहब से। जी जुबैर साहब। जी मैं कहता हूँ अभी उन्होंने अपील की है कि 200 MMCF अगर ये हमारे को इंडक्ट कर दिया जाए तो हमारी इंडस्ट्री चल सकती है। मैं आपके तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उमर अयूब साहब से, नदीम बाबर साहब से अपील ये करता हूँ, रज़ाक दाऊद साहब से तो हमने कर लिया कि ये आप कराची, शहर कराची के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर कंसिडर करें और ये जो भी मामलात है मॉनिटरी उसको हम बैठ के हल कर लेंगे। आप इस वक्त इसके अंदर जो आपके पास RLNG इंपोर्ट हो रही है उसमें से कम 200 MMCF आप इनको दें। और सर्दियों के लिए मेरी अपील ये है कि सुई से हमको सिर्फ 100 MMCF गैस मिलती है, 300 MMCF जो है वो नॉर्थ को जाती है। तो सर्दियों में वहां की डिमांड तकरीबन 5 गुना बढ़ जाती है बलूचिस्तान की, और हमको सर्दियों में बहुत ज्यादा तकलीफ मुझे आगे नजर आती है, जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं। तो मेरी अपील यह है कि सुई से जो गैस निकलती है वो बलूचिस्तान में की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कम से कम इस विंटर में 100 mm सुई की गैस। सही है। तो आपका शुक्रिया वैसा आप अदा करेंगे जो आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम। मोतीवाला साहब को सुना था कराची शहर में बदतरीन गैस लोड शेडिंग, अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी साबका सालों में माजी में नहीं देखा गया जो लोड शेडिंग हो रही है। आखिर क्यों हो रही है ये सवाल उठाया। इस ब्रेक के बाद करेंगे प्रोग्राम को कंक्लूड, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन हकायक, अहम तरीन सवालात उठाए। आज इस वक्त रेप इंसिडेंट हो जिसके अंदर पुलिस की इनएफिशिएंसी, पुलिस एहलकारों की नेग्लिजेंस और या आप कहें जी करप्शन की वजह से एक लड़की अपनी जान से गई, उसने खुदकुशी कर ली रेप के बाद, ज्यादती होने के बाद। और उस मुलजिम जो इस वक्त ताकतवर है, आपको बताया जी कि खानदान जो मुद्दई है इस केस के अंदर, वो इस केस से पीछे हट सकता है। आपको ये बताया कि आटे की कीमतों के अंदर एक इजाफा हो रहा है, एक बहरान की कैफियत आ चुकी है और इसके पीछे वजह क्या है वो बेनकाब करी। और साथ साथ ये बताया कि कराची शहर में जहां हजारों की तादाद में इंडस्ट्रीज हैं वो मुतासर हो रही हैं, पहिया जाम है, लाखों अफराद का रोजगार मुतासर होने का खदशा है। प्राइम मिनिस्टर